बात कर रहे हैं हम लोग मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की। मतलब कि ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का मतलब है, इससे पहले हम पढ़े थे मैक्सवेल ब्रिज। अब मैक्सवेल ब्रिज के अंदर में जिस सर्किट के अंदर में, मतलब जिस ब्रिज के अंदर में इंडक्टर के साथ साथ क्या लगाओ, कैपेसिटर भी लगाओ, वो कहला रहा है यहाँ पर क्या, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो इस फिगर में देखोगे तो साथ में तुम्हारा यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मतलब इस ब्रिज सर्किट के अंदर में एक ऑलरेडी एक इंडक्टेंस लगा है और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो जो ये ब्रिज बन के तैयार हो रहा है उस ब्रिज का नाम यहाँ पर दिया गया है क्या, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। अब हो क्या रहा है कि इस ब्रिज को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है कि द मैक्सवेल जो ब्रिज है ये बनाया गया है मैक्सवेल के द्वारा एंड रिक्वायर्ड सर्किट अरेंजमेंट फॉर दिस ब्रिज एज सो, जो सर्किट अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट हम ऑलरेडी बना के दिखाए हुए वहाँ पे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे होगा क्या, मतलब जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है वो क्या है, तो इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने रखा हुआ है। तो बोलता है कि दिस ब्रिज इज यूज टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस इन द टर्म ऑफ कैपेसिटेंस टू रेजिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि ये जो ब्रिज है ना हमें क्या करके देता है, मेजर करके देता है किसको, या तो इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लो या कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लो या दो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आया है उसमें देखो L एक हो गया इंडक्टेंस, दो रेजिस्टेंस हो गए और एक क्या कैपेसिटेंस हो गया। इन्हीं के बीच कंपेयर करके जो दो दिया रहे किसी भी एक को क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ से कि दिस ब्रिज इज यूज टू मेजर द सेल्फ इंडक्टेंस इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटर और क्या, दो रेजिस्टेंस बोला। फिर इसके अंदर जो आर्म्स लगे हुए हैं पी क्यू क्यू आर और पी एस, जो है यहाँ पे पी क्यू क्यू आर और पी एस कंटेन द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है ना कि ये ना वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल्स होने का मतलब ये है ना कि ये R1 है, जो आपका R2 है, जो आपका R3 है, ये तीनों फिक्स है। अगर R1 तो 1 किलो ओम का हो, 2 किलो ओम का हो, 4 किलो ओम का, ये इसको बदल नहीं सकते हो, जो रहेगा वही रहेगा यहाँ पे। मतलब वो फिक्स हो चुका है, ना R1 बदलेगा, ना R2 बदलेगा, ना R3 बदलेगा। इसको बोलते हैं क्या, नॉन इंडक्टिव। कहाँ गया यहाँ आपके नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। और इंडक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है वेरिएबल्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर R4 इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब R4 का वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू को तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इसलिए देखो ना यहाँ पे एरो का साइन दिया, अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए एरो का साइन, मतलब ये है कि वो वेरिएबल है। अगर मान लो ऐसे बना रहे तो अगर इस कैपेसिटर पे भी ऐसे बन जाएगा ना, इसका मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटर है, समझ। अगर इंडक्टर पे भी तुमको ऐसे दिख जाए ऐसे बन के, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वेरिएबल इंडक्टर है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सर्किट डायग्राम कैसे बना हुआ है ऑलरेडी। अब इसको होना क्या है कि हम ऑलरेडी पहले देख चुके, तो यहाँ पर भी जनरल कंडीशन ऑफ क्या होता है, एसी ब्रिज जो होता है R1 कैसे लगे, पैरेलल लगे हुए, पैरेलल जुड़े हुए, तो पैरेलल हम लोग जानते हैं फार्मूला 1/में R1 अगर रहता तो 1/में R1 प्लस 1 हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, C1 और R1 है, तो यहाँ पे 1/में Z1 लिखो, वो Z1 क्या है, इम्पीडेंस 1 प्लस 1 में यहाँ पे होता है C1। लेकिन C1 की जो वैल्यू होती है 1 में क्या होती है, j ओमेगा C1 होती है। यहाँ C1 नहीं है, C लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 में 1 में Z1, 1 में R1, 1 में j ओमेगा C हो गया। तो इसको अब ऊपर भेज दोगे तो ये आ जाएगा Z1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 में R1, इसको ऊपर जाएगा तो j ओमेगा C हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लो, R1 इसके साथ जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद Z1 इक्वल टू, अब इसको पूरा पलट दिया गया है, मतलब Z1 को पूरा पलट दो इसको पूरा, तो R1 ऊपर चला जाएगा और ये टर्म क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम चलेंगे Z2 के अंदर में, तो Z2 ऑलरेडी एक ही दिया हुआ रेजिस्टेंस, ऑलरेडी यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है, तो Z2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो Z3 में भी एक ही रेजिस्टेंस है, तो Z3 किसके बराबर हो जाएगा, R3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन Z4 में ये देखो सीरीज में लगे हुए हैं, इंडक्टर और क्या, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो R4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तुम जानते हो क्या होता है, j ओमेगा L होता है इंडक्टर केस में। देखो इंडक्टर केस में जो वैल्यू होती है j ओमेगा L होती है, और कैपेसिटर केस में वैल्यू जो होती है 1 में j ओमेगा C होती है। बस ये याद रखना, तो बाकी सारे हो जाएंगे तुम्हारे। फिर वही बैलेंस कंडीशन लगा दो जो हमारे पास था, Z1 में Z3 इक्वल टू Z2 में क्या हो जाएगा, Z4 हो जाएगा। अब Z1 की वैल्यू ये उठाओ यहाँ पे रखो, Z2 की वैल्यू Z3 की वैल्यू इसमें रखो, फिर Z2 की वैल्यू ये तुम्हारा R2 रखो, और Z4 की वैल्यू ये है तो यहाँ पे रख दो, ठीक। अब क्या करना है तुमको, R1 हो गया, ये R3 जाके इससे मल्टीपल हो जाएगा यहाँ से, तो R3 मल्टीपल हो गया, फिर 1 प्लस सेम लिख दिया मैंने वैल्यू,
फिर यहाँ से R2 इसको छोड़े रहो, फिर से इसका मल्टीपल इसके साथ करो, R1 R4 हो जाएगा प्लस R1 j ओमेगा L हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसके साथ करो, R2 R3 होगा, अंदर भी भेजोगे तो R3 यहाँ पे रहेगा, फिर R3 यहाँ पर रहेगा, तो R2 R3 तो रहेगा ही रहेगा। फिर अब R1 इसमें R1 है, R2 है, R3 तीनों एक साथ आ जाएंगे और फिर j ओमेगा क्या बच जाएगा, C बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नाउ इक्वेटिंग रियल और इमेजनरी, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लो, इमेजनरी पार्ट को अलग कर लो। तो रियल पार्ट ये है तुम्हारा और इमेजनरी पार्ट ये है तुम्हारा। तो रियल पार्ट ये R1 R4 R2 R3, तो जो बैलेंस कंडीशन है Z3 अपन में Z4 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये R1 अपन में R3 इक्वल टू R2 अपन में क्या हो गया, R4 हो गया। और इमेजनरी पार्ट ये वाला आपके पास है, R1 ओमेगा L J हो गया, R1 R2 R3 ओमेगा C J हो गया। तो J से J कट गया, ओमेगा से ओमेगा कटा और एक R1 से R1 कटा, तो L बराबर क्या आ गया, R2 R3 और C मिल गया। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक, समझ गए ना? तो लिख लो जो